साथियों नमस्कार। साथियों, एक हफ्ते से भी अधिक हो चुका है जिन खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम बढ़ाया, भारत को गौरवान्वित करने का काम किया, तिरंगे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लहराया, उन खिलाड़ियों को सेक्सुअल हरेसमेंट जैसे घिनौने अपराध के लिए न्याय पाने के लिए सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। यानी कि साथियों, जिन लोगों को स्टेडियम में प्रैक्टिस करने का काम करना चाहिए, उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे घिनौने अपराध पर न्याय पाने के लिए एक हफ्ते से भी अधिक सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। साथियों, जिस तरीके से ये पूरा रेसलर्स का मूवमेंट चल रहा है, इसको लेकर भिन्न भिन्न प्रकार के एक गलत धारणाएं और प्रोपेगेंडास चलाए जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम उन प्रोपेगेंडास को तथ्य के साथ समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, लगातार ये बात की जा रही है कि जिस सेक्सुअल हरेसमेंट की घटना को लेकर पहलवान आंदोलित हैं, यह घटना कुछ साल पहले हुई है। तो जब ये घटना हुई उसी समय पर इन पहलवानों ने कोई भी शिकायत क्यों नहीं की, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई? इतने सालों बाद इस बात को लेकर आंदोलन क्यों हो रहा है? साथ ही एक बात पर गौर करने की जरूरत है और इस नैरेटिव का जो सही जवाब है वो हमें वर्तमान की परिस्थितियों से ही मिल सकता है। साथियों, जिस व्यक्ति के ऊपर सेक्सुअल हरेसमेंट का आरोप लग रहा है वह कोई सामान्य आदमी नहीं है। वह 10 साल से भी ऊपर से पूरी रेसलिंग फेडरेशन का अध्यक्ष भी है, साथ के साथ सांसद भी है, और इन सब से भी बड़ी बात और जो बड़ी चिंताजनक बात भी है वह यह है कि यह व्यक्ति एक तरीके का माफिया है। इसके ऊपर दर्जनों केस दर्ज हैं और इतना ही नहीं, इस व्यक्ति के लिंक दाऊद इब्राहिम से भी पाए गए हैं 1990 के दशक में, और टाडा के तहत ये व्यक्ति जेल में भी रहा है। और इसके ऊपर जिस पूरे व्यक्ति का इतिहास ही क्राइम से भरा हुआ हो, तो उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना क्या किसी भी सामान्य आदमी के लिए उतना आसान होगा? जब 6 दिन धरना देने के बाद और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, जब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हैं, तब दिल्ली पुलिस 6 दिन बाद सड़कों पे बैठने के बाद तब एफआईआर दर्ज होती है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये लोग अगर पहले जाते तो सीधे तरीके से इनकी एफआईआर दर्ज हो जाती? क्योंकि 6 दिन सड़कों पे बैठने के बावजूद भी कोर्ट के रास्ते ही इन खिलाड़ियों की एफआईआर दर्ज हुई है। और इस व्यक्ति का माफिया इतने लंबे समय से चल रहा है, जिसका पूरा का पूरा इतिहास क्रिमिनल एक्टिविटी से भरा हुआ है, यह स्थिति उस व्यक्ति के साथ घटित हो रही है। यानी कि जिसका पूरा इतिहास क्राइम की दुनिया का रहा हो, अंडरवर्ल्ड तक के दो दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों तक उसके लिंक पाए गए हो, तो जिसके कारण टाडा उस व्यक्ति पर लगा हो, उसके विरोध में जाकर एक तरीके से एफआईआर दर्ज करवाना कोई सामान्य काम नहीं था। और अगर ये इतना ही सामान्य काम था तो दिल्ली पुलिस ने 6 दिन लोग इन पहलवानों को सड़कों पर बैठने को मजबूर क्यों किया? जब ये जंतर मंतर पर आए थे तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? क्यों उनको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा? तो इसीलिए ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, इस नैरेटिव से बचें, क्योंकि ये जिस तरीके का ये व्यक्ति है ब्रिजभूषण, ये सीधे तौर पर एक तरीके का गुंडा और एक माफिया है, और माफिया लोगों से सीधे सीधे टकराने का काम इतनी आसानी से नहीं किया जाता है। और साथियों, दूसरा एक जो महत्वपूर्ण नैरेटिव बनाया जा रहा है वह ये बनाया जा रहा है कि जो ये पहलवान हैं ये विशेष जाति से आते हैं, विशेष क्षेत्र से आते हैं, और इतना ही नहीं, यहां तक कहा जा रहा है कि ये एक विशेष अखाड़े के ही लोग हैं। साथियों, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। साथियों, वहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहलवान भी बैठे हैं, वहां पर हरियाणा के भी बहुत सी जगहों से पहलवान बैठे हैं। तो ये तरीके का नैरेटिव बुनना कि ये विशेष जाति से आते हैं, ये पूर्णतः गलत है। और साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से कि जब कोई खिलाड़ी ओलंपिक जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतता है और जब वह उस मेडल को पहनने के लिए तिरंगे के साथ पोडियम पे खड़ा होता है, तो वह 140 करोड़ पर भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति जब कोई बन जाता है तो उसको हम विशेष जाति या विशेष क्षेत्र से जोड़कर नहीं देख सकते हैं। इन खिलाड़ियों ने कई आयामों पर मेडल भी जीते हैं, देश का मान सम्मान भी बढ़ाया है, इसलिए ये खिलाड़ी किसी एक विशेष जाति या किसी एक विशेष क्षेत्र के नहीं है, ये पूरे देश के हैं। उसी के साथ साथ जिस तरीके से ये व्यक्ति एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी, जिस एफआईआर को दर्ज हुए 3 दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद भी ये खुले में घूम रहा है और लगातार कुछ मीडिया चैनलों पर ये इंटरव्यूज दे रहा है। और साथियों, जिस भाषा का प्रयोग
इंटरव्यू में ब्रजभूषण द्वारा किया जा रहा है, यह सीधे तौर पर दिखा रहा है कि यह आरोप प्रत्यारोप की जो लड़ाई है ये बहुत निचले स्तर तक जा चुकी है। ऐसी अभद्र भाषाएं बोली जा रही है उस व्यक्ति द्वारा इंटरव्यूज में, जिसको यहां पर बयां करना भी उचित नहीं है। इसीलिए इस पूरे घटनाक्रम में बड़े ही सिंसियरिटी के साथ हमें देखने और समझने की जरूरत है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं हमारे पहलवान साथियों को भी जो आंदोलित है उनको भी एक बात कहना चाहूंगा, वह यह है कि किसी भी रूप में अपने इस विषय को, अपने इस मुद्दे को राजनीतिक रूप बिल्कुल ना देने दे किसी को भी, क्योंकि बहुत से लोग हैं इसको राजनीतिक रूप देकर, जातिवाद में बांटकर, क्षेत्रवाद में बांटकर और पार्टीबाजी कर कर कहीं ना कहीं विषय से भटकाने का काम लगातार करते रहे हैं। इसलिए इसको किसी भी तरीके से पॉलिटिकल मंच ना बनाया जाए और जो विषय है, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसा घिनौना अपराध है, उसी को लेकर आप लड़ाई अपनी जारी रखें। और ये बात हमें जरूर याद रखनी चाहिए कि जिस तरीके से ब्रजभूषण जैसे लोग, जिनके ऊपर दर्जनों केस दर्ज हैं, उन लोगों को लेकर जो समर्थन में हम एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं, ये समाज की दिशा को भी गलत दिशा में ले जाने का काम कर रहा है। इस प्रकार के लोगों का समर्थन हमें किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम 1% ये मान के चलें कि कुछ लोग के मन में जो धारणा है कि ये विशेष क्षेत्र से लोग आते हैं, यानी कि हरियाणा के ही पहलवान बैठे हैं, अगर ऐसा भी हम 1% मान के चलते हैं, तो ये वो हरियाणा ही था जिसने शुरुआत की थी नरेंद्र मोदी जी के अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। तो अगर उसी स्टेट के लोग कुछ न्याय मांगने दिल्ली में आए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें गंभीरता से सुनना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है 1% भी कि यह जो पूरा मूवमेंट है, जो पूरा विषय है, हरियाणा तक या हरियाणा के पहलवानों तक ही सीमित हो। इसलिए इस विषय को गंभीरता से हमें समझने की जरूरत है और हमें सिर्फ मुद्दे तरीके के राजनीतिकरण की हमें आवश्यकता नहीं है और ना उस राजनीतिकरण में हमें इसमें घुसना चाहिए। सिर्फ हम विषय पर रहें और विषय पर ही अपनी बात कहें। साथियों, आप सबने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। नमस्कार, जय हिंद।